नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक अपठित गद्यांश है। आप लोग अपनी परीक्षा में प्रायः जो है पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का पाते हैं। बच्चों, ये कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आता है। ये प्रश्न 10 अंक का आता है और आपको इसे करना होता है। तो आज हम जो है सबसे पहले जानेंगे कि अपठित गद्यांश होता क्या है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपठित बोध शब्द जो है इसके अंतर्गत अपठित गद्यांश भी आता है और अपठित पद्यांश भी आता है। पद्यांश माने काव्यांश। आप लोगों ने इसके पहले जो परीक्षाएं दी होंगी, आपने देखा होगा कि आपके पास प्रश्न पत्र में अपठित काव्यांश भी आते थे, जिसमें कहीं बाहर का कोई कविता है, बाहर की कविता का कुछ पंक्तियाँ आपको दे दी जाती थी और उसमें कुछ प्रश्न होते थे जिन्हें आपको करना होता था। अब अभी जो है आपके प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश आएगा जो कि 10 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अपठित बोध, अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का समानार्थी शब्द है। समानार्थी माने उसके समान अर्थ वाला, पर्यायवाची। इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय जोड़कर बना है। माने इस शब्द की जो रचना हुई है वो जो है अ इसमें उपसर्ग है, पाठ इसका मूल शब्द है और इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, माने जो पढ़ा हुआ नहीं हो, जो आपके परीक्षा में कहीं से भी कोई जो है अंश आएगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। अर्थात गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल तथा भाषिक योग्यता का परख करना होता है। माने आप अपनी बात को किस प्रकार जो है कह सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार देंगे, भाषा शैली आपकी, उसमें जो शब्द आते हैं उनको जो है आपकी उस भाषिक योग्यता आपकी क्या है, इसको परख करना होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, अर्थात जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार के विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। मतलब आप पहले उस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर उसमें जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके उत्तर आप जो है लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। माने जो आप प्रश्नों के उत्तर देंगे वो आप अपनी भाषा शैली में देंगे। ऐसा नहीं कि आप उस अपठित जो आपको जो अनुच्छेद दिया गया आप वहीं से जो है पंक्तियाँ उतार कर अपनी कॉपी पर लिखें। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन करा जाता है। माने इसका
अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता, माने अपठित कहीं से भी आ सकता है, विज्ञान का भी हो सकता है, कला भी हो सकता है, साहित्य का, नागरिक शास्त्र या किसी विषय के उत्तर देने की, माने कहीं से भी जो है वो आपको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो अपठित गद्यांश करने से आपका मानसिक स्तर बढ़ेगा और आपकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। परीक्षा में अपठित गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनात्मक, शीर्षक इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश भाषाई योग्यता मापन के उपकरण के रूप में परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं। इसके माध्यम से बच्चों का पढ़कर समझने की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है कि माने आप पढ़कर कितना समझते हैं, इस बात का मूल्यांकन अपठित गद्यांश के द्वारा किया जाता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें, माने जो आपकी परीक्षा में अपठित गद्यांश आया है तो उसे कैसे हल किया जाए। तो यहाँ पर कुछ जो है निर्देश दिए गए हैं, तो मैं इन्हें पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से इन्हें सुनिए। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहली बार समझ में ना आए अंशों, शब्दों, वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए, यानी जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको उसका मूल भाव क्या है वो जो है समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, जो कोई भी अंश है, कोई भी शब्द है, तो आप उसको फिर से पढ़ें, दोबारा पढ़ें। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए। अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। कारण है कि जब आपका अपठित गद्यांश आता है तो उसमें देखा होगा कभी कभी आपसे पर्यायवाची पूछ लेते हैं, कोई शब्द देते हैं, आपको कहते हैं कि पर्यायवाची बताइए इसका, या किसी का संधि विच्छेद करने के लिए दे देते हैं, या समास विग्रह पूछ लेते हैं। तो जो है ऐसे शब्दों को आप जब गद्यांश पढ़ेंगे उन्हें रेखांकित कर लेंगे। अब जो है प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए और आप उसे रेखांकित कर लें। शीर्षक समुच्चय गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एवं सटीक शब्दों में होना चाहिए। शीर्षक का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों, ये जो है विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने देखा है कि आप लोग जब परीक्षा में इसे करते हैं और शीर्षक आपके लिए पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो आप लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन, दो उसका जो है 3 पंक्ति 4 पंक्ति इतने लंबे लंबे जो है शीर्षक दे देते हैं, जबकि शीर्षक जो है संक्षेप में होना चाहिए और गद्यांश में क्या कहा जा रहा है उस मूल भाव का प्रतिनिधित्व करता हुआ होना चाहिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो है अपठित गद्यांश आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आपको इसमें अंक अच्छे मिलते हैं तो आपको आपके पूर्णांक में जो है सहायता मिलेगी, माने आप अच्छे नंबर जो है परीक्षा में ला सकते हैं, क्योंकि ये 10 अंक का आता है। अब आगे देखिए, प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए, आपके विचार या राय से नहीं। अति लघुतरात्मक तथा लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा अलग अलग होती है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो है कक्षा 10वीं के बच्चे जो है विशेष ध्यान देंगे कि आपका जो बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है उसमें शब्द सीमा जो है दी रहती है कि आपको 20 से 25 में लिखना है या
30 से 50 शब्दों में लिखना है, तो आप जो है शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए, घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माने जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनका सीधे सीधे जो है आपको उनको लिखना है, उनको ज़्यादा घुमा फिरा कर वहाँ पर नहीं लिखना है। आपको किसी भी उत्तर को अनावश्यक रूप से जो है बड़ा नहीं करना है। अब देखिए अभ्यास कार्य। देखिए ये पहला गद्यांश है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न जो है शीर्षक संबंधी अवश्य आता है। कोई भी गद्यांश होगा उसमें शीर्षक संबंधी एक प्रश्न जरूर आएगा। दूसरा गद्यांश देखिए बच्चों, ये गद्यांश जो है आपकी परीक्षा में जो है विद्यालय के प्रश्न पत्र हैं उनमें आए हैं और इसमें देखिए व्याकरण संबंधी प्रश्न भी है और शीर्षक संबंधी भी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए मूल शब्द और प्रत्यय पूछ लिया है, कभी कभी उपसर्ग पूछ लेते हैं, कभी विलोम पूछ लेते हैं। तो आपको इस पर जो है विशेष ध्यान जो है देने की आवश्यकता है। अगर आपका ये व्याकरण संबंधी प्रश्न सही हो गया तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे और अगर गलत हो गया तो फिर पूरे अंक जो है आपके कट जाएंगे। तो आपको जो है इस प्रकार जो है अभ्यास करना है कि आप जो है अपठित गद्यांश में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर भी देखिए यहाँ विलोम शब्द पूछ लिया है। आप अंतिम प्रश्न देखिए, व्याकरण संबंधी प्रश्न और शीर्षक संबंधी प्रश्न ये अंत में होते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, शीर्षक लिखते समय जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, आप जो है उसे संक्षेप में लिखेंगे। अनुच्छेद को पूरी तरह पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इसका मूल भाव क्या है, इससे क्या अर्थ निकल रहा है, उस के हिसाब से आप जो है शीर्षक लिखेंगे। और शीर्षक जो है 3-4 पंक्तियों का नहीं लिखेंगे। आप लोग ज़्यादातर गलती करते हैं कि आप काफ़ी लंबा शीर्षक लिख देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर है ये। यहाँ पर विलोम शब्द पूछ लिया है और गद्यांश का शीर्षक पूछा है। तो बच्चों ये जो गद्यांश आपको दिए गए हैं इनको आप अपनी कक्षा कार्य कॉपी पर करेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर जो है पहले आप अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ेंगे, पढ़कर समझकर उसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर देखिए, मैं यहाँ पर अनुच्छेद नहीं पढ़ रही हूँ, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ के उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मूल शब्द और प्रत्यय पूछ लिया है, कभी उपसर्ग पूछ लेते हैं, कभी संधि पूछ लेते हैं, कभी समास पूछ लेते हैं और इसमें यहाँ पर भी शीर्षक पूछा गया। तो शीर्षक संबंधी एक प्रश्न आपका जरूर आएगा और व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है आपका जरूर आएगा। 10 अंक में से ये 2 प्रश्न जो है वहाँ पे रहेंगे और बाकी प्रश्न जो है वो गद्यांश पर आधारित रहेंगे। तो आशा करते हैं कि जब आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपके लिए अपठित गद्यांश करना जो है ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो ये जो अपठित गद्यांश यहीं पे समाप्त होता है शीर्षक। धन्यवाद।